हे एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने हीमोपोएटिक सीरीज में अभी तक क्या क्या देख लिया है? हमने देख लिया है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, हमने ब्लड की प्रॉपर्टीज को देख लिया है और हमने ब्लड के फंक्शंस को देख लिया है। और फिर मैंने आपको बताया था ना कि हम इस चैप्टर को कैसे देखेंगे, कहानी की तरह देखेंगे। मतलब इस कहानी में हम कहाँ जा रहे हैं, किसी जगह पर घूमने जा रहे हैं और वो जगह क्या है? ब्लड है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक मैप तैयार करते हैं। तो हमने ब्लड का भी एक मैप तैयार किया था जिसमें हमने ये देखा था कि ब्लड में 55% जो होता है क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 45% यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? प्लेटलेट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम ब्लड में घूमने जा रहे तो हमारी सबसे पहले मुलाकात किससे हुई थी? प्लाज्मा से हुई थी। हमने देखा था कि प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बात करते हैं एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होते हैं और फिब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं। तो हमने इनसे एक एक से क्या करी थी? मुलाकात करी थी। इनकी हमने प्रॉपर्टीज को देखा था और इनके हमने क्या देख लिया था? फंक्शंस को देख लिया था। तो इस तरह से हमने प्लाज्मा प्रोटीन को हम विजिट कर आए थे। अब नाउ आज के इस लेक्चर में हम किससे मुलाकात करेंगे? आरबीसी से मुलाकात करेंगे। हम देखेंगे आरबीसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे, आरबीसी की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, आरबीसी के फंक्शंस को देखेंगे और इसके कंपोजिशन को देखेंगे कि आरबीसी में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़े हम हमारी कहानी में। देखो, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या कर देता हूँ? आरबीसी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जैसे कि आप पहले भी ये जो आरबीसी का जनरल इंट्रोडक्शन जो अभी आपको मैं देने जा रहा हूँ वो आपको ऑलरेडी ये चीजें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या कर देता हूँ? उन सारी चीजों को रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरबीसी जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इराइथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरबीसी का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। और इराइथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड। और साइट का मतलब क्या होता है? सेल। जो कि आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होती है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। एक तरह की रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है जिस कारण आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड होता है। इसीलिए आरबीसी को हम क्या बोल देते हैं? इराइथ्रोसाइट भी बोल देते हैं। ठीक है। अगर हम आरबीसी के शेप की बात करते हैं, है ना, अगर हम क्या देखें आरबीसी की शेप की बात करें तो अगर आप आरबीसी को देखेंगे तो आरबीसी आपको कैसे दिखाई देगी? बाई कॉन्केव डिस्क शेप की आपको आरबीसी दिखाई देती है। कुछ इस तरह से क्या होता है? आपको आरबीसी का शेप दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें से आपको आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? थिनर होती है और उसकी आउटर मेम्ब्रेन मतलब पेरिफेरी जो होती है वो कैसी होती है? थिकर होती है। इनर मेम्ब्रेन थिनर कितनी होती है? 1 माइक्रोन। और अगर आप पेरिफेरी की मेम्ब्रेन को देखेंगे तो इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है? 2.2 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आरबीसी जो होती है कैसे दिखाई देती है? डिस्क शेप की बाई कॉन्केव दिखाई देती है। और जो बाई कॉन्केव शेप होता है आरबीसी का, इस कारण क्या होता है? आरबीसी जो होती है क्या होती है? कैपिलरी से आसानी से स्क्वीज होकर क्या होती है? पास हो जाती है ना। तो आसानी से क्या होती है? स्क्वीज होकर क्या होती है? कैपिलरी से पास हो जाती है। तो पहला बेनिफिट तो इसका ये होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा बेनिफिट ये होता है कि बाई कॉन्केव शेप हो जाने के कारण आरबीसी का सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें आरबीसी के नंबर्स की, अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी जो होती है वो कितनी प्रेजेंट होती है? अराउंड 4 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इतनी आरबीसी प्रेजेंट होती है। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट में देखें तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है मतलब कौन सी सेल होती है? वो आरबीसी प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं आरबीसी जो होती है वो टोटल कितनी प्रेजेंट होती है? 99% प्रेजेंट होती है ऑफ टोटल फॉर्म्ड एलिमेंट। और बाकी डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते हैं या प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये कितने होते हैं? 1% होते हैं। ये कितने होते हैं? 1% होते हैं ब्लड में। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो अगर मेल की बात करते हैं, अब मेल और फीमेल मतलब क्या होता है? सेक्स के अकॉर्डिंग भी क्या होता है? आरबीसी का नंबर जो होता है वो क्या करता है? वेरी करता है। जैसे कि अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में आरबीसी का नंबर कितना होता है? 5.5 मिलियन
पर मिलीमीटर क्यूब होता है ना। और अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल में अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब क्या होता है आरबीसी का नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी जो होती है कैसे होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कुछ सेल ऑर्गेनिल्स जैसे कि बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, वो भी क्या होते हैं यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर क्या होता है आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है क्या होता है अब्सेंट होता है, जिस कारण आरबीसी में एनर्जी जो होती है वो कहाँ से मिलती है, किस कारण मिलती है, मतलब कहाँ से मिलती है, तो ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस जो कि कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो ग्लाइकोलिटिक क्या जाएगा, ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस से आरबीसी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्योंकि इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है क्या होता है अब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से कुछ जनरल इंट्रोडक्शन जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं आरबीसी के बारे में, जो कि मैंने आपको फिर भी क्या कर दिया, रिकॉल करा दिया है। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड सेल्स पढ़ने जा रहे हैं। और ब्लड सेल्स में भी सबसे पहले हम सेल पढ़ेंगे जो कि क्या है आरबीसी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। और ब्लड एक तरह क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे कि जब हमने शुरुआत में लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में ये चीजें बताई थी। हैविंग सेल्स कितने होती है, 45% हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड में देखा था कि 45% जो होते हैं इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और 55% इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं जो कि कितना होता है 55% होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिटेल में अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स को पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इराइथ्रोसाइट्स को पढ़ने जा रहे हैं। इराइथ्रोसाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर जो होता है क्या होता है, रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इस कारण इसे हम क्या बोल देते हैं, इराइथ्रोसाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, आरबीसी जो होती है कैसे होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड, इसमें मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। उसके बाद आरबीसी, रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कलरिंग पिगमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बतला दिया था। उसके बाद अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो अराउंड 4 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 4.5 और अगर हम मेल्स की बात करें तो अराउंड 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है। और अगर बर्थ के समय मतलब ड्यूरिंग बर्थ आरबीसी का नंबर कितना होता है, 6 to 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, इतना आरबीसी का नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके मार्फोलॉजी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि आरबीसी जो होती है कैसे होती है, डिस्क शेप की होती है, बाइकॉन्केव होती है, शोइंग थिनर सेंटर, मतलब इसका जो सेंट्रल वाला पोर्शन जो होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है कैसे होती है, थिनर होती है, और पेरीफेरी पर कैसे होती है, थिकर होती है। और थिकर होते कहाँ पर, पेरीफेरी पर। ठीक है, आरबीसी जो होती है स्क्वीज थ्रू मिनट कैपिलरीज वेरी इजीली विदाउट गेटिंग डैमेज बिकॉज ऑफ द बाइकॉन्केव शेप। और इस बाइकॉन्केव शेप का क्या बेनिफिट होता है कि आरबीसी जो होती है वो आसानी से स्क्वीज होकर कैपिलरीज के थ्रू क्या होती है, पास हो जाती है। और दूसरा इसका क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया जो होता है आरबीसी का वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी। ठीक है, उसके बाद अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, 7.2 माइक्रोन होता है। उसके बाद अगर हम थिकनेस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर पर इसका थिकनेस जो होता है 1 माइक्रोन होता है, और पेरीफेरी की बात करते हैं तो 2.2 माइक्रोन इसका क्या होता है, थिकनेस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लाइफ स्पान की बात करें तो आरबीसी जो होती है उसका लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉइड हो जाती है। ठीक है, और ग्रेवाइड ऑफ आरबीसी जो होता है वो क्या होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो मैंने आपको बताया था नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि मेमल्स में आरबीसी जो होती है वो कैसे होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन एकमात्र ऐसा मेमल है जो कि क्या है, कैमल है, उसमें क्या होता है आरबीसी जो होती है कैसे होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। मतलब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें, कैमल की आरबीसी जो होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी मेमल्स होते हैं उसमें आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरबीसी और नो माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया था कोई माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कोई सेल ऑर्गेन यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है, कोई राइबोसोम्स यहाँ पर नहीं होता है, कोई गोल्जी अपरेटस नहीं होता है, एंड नो डीएनए, सो इट कैन एकोमोडेट मच ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट। जिस कारण क्या होता है इसमें ज़्यादा अमाउंट हीमोग्लोबिन क्या कर पाता है, एकोमोडेट हो पाता है। ठीक है, अब चूंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो आरबीसी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस से। किससे मिलती है, ग्लाइकोलिटिक
ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस, जो कि कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस से आरबीसी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आरबीसी जो होती है ना, उसके मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होता है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रिन। तो देखिए आप, आरबीसी और सेल मेम्ब्रेन बिलो विच लाइज अ कॉन्ट्रेक्टाइल लेयर, एक तरह क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रिन या साइटोस्केलेटन भी बोल देते हैं हम इसको, है ना। इट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर कैसा होता है इसका, लिपोप्रोटीन, है ना। और इट कंट्रोल द शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस कारण होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लेयर, कॉन्ट्रेक्टाइल लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रिन, जो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक, चलिए। इट ऑल्सो कंटेन ब्लड ग्रुप। हाँ, इसके अलावा आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की क्या होती है, आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन ए हो गया, एंटीजन बी हो गया। ठीक है, चलिए तो हम डिटेल में देखेंगे एंटीजन के बारे में, एंटीजन क्या होते हैं, कब, जब हम इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। लेकिन ये एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आरबीसी की सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, इतना आपको अभी पता होना चाहिए। ठीक, चलिए। तो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, देखो तो आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में क्या होता है, 62.5% यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, और 35% यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और 2.5% बाकी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि बात करते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम हो गया, तो ऐसे करके बाकी चीज़ें इसमें कितने परसेंट होती है, 2.5% प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एकदम जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। और मैंने आपको ये बता दिया कि आरबीसी का रेड कलर होता है किस कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन रेड होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है किसका, रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देख लिया है, आरबीसी जो है उसका हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, तो मैंने आपको क्या बताया कि आरबीसी की अगर हम बात करते हैं, है ना, आरबीसी की अगर बात करते हैं तो आरबीसी में क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप हीमोग्लोबिन की बात करते हो तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक तरह का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। क्या होता है ये, एक तरह का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। अब ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसके साथ क्या होता है, कोई अदर केमिकल ग्रुप जुड़ा होता है बाय कोवैलेंट बॉन्ड या बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके साथ क्या होता है, कोई अदर केमिकल ग्रुप जुड़ा होता है बाय वीक कोवैलेंट बॉन्ड। वैसे ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, एक तरह का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, जिसके साथ क्या होता है, कोई अदर केमिकल ग्रुप, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन में अदर केमिकल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हीम होता है ना। देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, हीमोग्लोबिन एक तरह क्या होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, अगर आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हीमोग्लोबिन में आपको प्रोटीन दिखाई देगा, कौन सा, प्रोटीन दिखाई देगा आपको, ग्लोबिन। और इसके साथ क्या होता है, अदर केमिकल ग्रुप जुड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीम बोल देते हैं। हीम जो होता है वो हीमोग्लोबिन का 5% पार्ट होता है, और ग्लोबिन की बात करते हैं तो ग्लोबिन जो होता है वो 95% होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके साथ क्या होता है, कोई अदर केमिकल ग्रुप वीक कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो वैसे ही हीमोग्लोबिन भी एक तरह का क्या होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, जिसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्लोबिन, लेकिन इसके साथ कोई अदर केमिकल ग्रुप जो कि क्या है, हीम, ये प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्लोबिन की बात करूं तो ग्लोबिन जो होता है वो किसका बना होता है, ग्लोबिन जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है, जिसमें से 2 तो क्या होती है, अल्फा चेन होती है, और 2 क्या होती है, बीटा चेन होती है। किसमें, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा चेन। मतलब ग्लोबिन जो होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है। और अगर हम एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में ये जो ग्लोबिन चेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, एक जो ग्लोबिन होता है किसका बना होता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन का बना होता है। अगर हम अल्फा चेन की बात करते हैं तो अल्फा चेन जो होता है 141 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, और अगर हम बीटा चेन की बात करते हैं तो बीटा चेन जो होता है वो 146 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है।
ठीक है। अगर हम फिटल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, किसकी अगर हम बात करते हैं फिटल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो फिटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फिटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो ग्लोबिन चेन होती है वो किसका बना होता है, 2 अल्फा चेन प्लस 2 गामा चेन का बना हुआ होता है ना। किसका बना होता है, गामा चेन का बना हुआ होता है, जिस कारण क्या होता है, इस गामा चेन के कारण ही क्या होती है, एफिनिटी जो होती है किसकी, फिटल हीमोग्लोबिन की टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं अभी, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनते जाओ, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, एक बार फिर से आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमने चालू किया है ना, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से पहले मैंने आपको ये बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है एक तरह का क्या होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जिनके साथ क्या होता है, मतलब प्रोटीन के साथ क्या होता है, कोई अदर केमिकल ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे कि बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस ग्लोबिन के साथ क्या होता है, कोई अदर केमिकल ग्रुप जो कि क्या है, हिम ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम ग्लोबिन की बात करते हैं तो ग्लोबिन जो होता है किसका बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है। अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन का बना हुआ होता है। वही अगर हम फिटल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो फिटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है किसका बना हुआ होता है, ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है किसका बना होता है, 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन का बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अदर केमिकल ग्रुप की बात करते हैं, जो कि क्या होता है, हिम ग्रुप होता है। अगर हम हिम ग्रुप की बात करते हैं तो हिम जो होता है क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ये क्या होता है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। और हिम में आयरन जो होता है वो Fe+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस स्टेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस स्टेट बोलते हैं, फेरस स्टेट बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड स्टेट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड स्टेट बोलते हैं। और ये जो रिड्यूस्ड स्टेट जो होता है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है, एक एंजाइम यहाँ पर होता है, कार्ब ऑक्सीपेप्टाइडेस एंजाइम, है ना। कौन सा एंजाइम, यहाँ पर एक मिथमोग्लोबिन, यहाँ पर एक क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, मिथमोग्लोबिनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, आरबीसी के रिड्यूस स्टेट को मेंटेन रखता है। हम आगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो ये जो Fe+2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये जो Fe+2 जो होता है आयरन, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या हमने क्या बोला, हीम ग्रुप जो होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। यहाँ पर पिगमेंट कौन सी होती है, यहाँ पर पिगमेंट होती है पोरफायरिन पिगमेंट, पोरफायरिन पिगमेंट यहाँ पर होती है। और अगर हम पोरफायरिन पिगमेंट की बात करते हैं तो जो पोरफायरिन पिगमेंट जो होती है वो किसकी बनी होती है, 4 पायरोल रिंग की बनी हुई होती है, 4 पायरोल रिंग की बनी होती है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है किसका बना होता है, 2 कंपोनेंट का बना हुआ होता है। एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीम ग्रुप जो कि कितना होता है, 5% होता है। दूसरा क्या जाएगा, ग्लोबिन 95% बनाता है किसका, हीमोग्लोबिन का। अगर हम ग्लोबिन की बात करते हैं तो ग्लोबिन जो होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 क्या होती है, बीटा चेन होती है। अल्फा चेन की अगर बात करते हैं तो 141 अमीनो एसिड का बना होता है। बीटा चेन की बात करते हैं तो 146 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। वही अगर हम बात करते हैं हिम ग्रुप की, तो हिम ग्रुप में आपको क्या दिखा, हमने क्या बोला, हिम ग्रुप क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है। तो आयरन कौन सा, आयरन यहाँ पर Fe+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब फेरस स्टेट में प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कभी कभी क्या होता है, ये Fe+3 के फॉर्म में, मतलब Fe+3 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, स्टेबल कंडीशन बोल देते हैं। इसे हम क्या बोलते थे, स्टेबल कंडीशन बोलते हैं, जिस कारण क्या होता है, पर किसी प्रकार की होती है, डिजीज होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट बोला था, पिगमेंट कौन सी होती है, पोरफायरिन पिगमेंट होती है, जो कि किसकी बनी होती है, 4 पायरोल रिंग की बनी हुई होती है, जो 4 पायरोल रिंग की बनी हुई होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है और ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अगर हम हिम ग्रुप की बात करें, देखिए आपको हिम ग्रुप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, हिम ग्रुप क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है। क्या होती है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आयरन है बीच में, और यहाँ पर 4 पायरोल रिंग आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, 1 रिंग है, ये 2 रिंग है, ये 3 रिंग है और ये 4 रिंग है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप में नाइट्रोजन जो होता है वो किसका होता है, ग्लोबिन का होता है। किसका होता है, ग्लोबिन का होता है। ठीक है, और
एक पायरोल रिंग दूसरे पायरोल रिंग से किससे जुड़ी होती है, CH3 ग्रुप से जुड़ा होता है। देखिए आप, ये CH3 ग्रुप से जुड़ा होता है, ठीक है। तो एक जो पायरोल रिंग दूसरे पायरोल रिंग से किससे जुड़ा होता है, CH3 ग्रुप से जुड़ा होता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है किसका होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो ग्लोबिन का होता है, ठीक है। चलिए, इस तरह से क्या होता है, हिम ग्रुप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो हिम क्या हो जाएगा, हिम क्या होती है, हीमोग्लोबिन की आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, मतलब बीच में यहाँ पर आयरन प्रेजेंट होता है Fe+2 के स्टेट में, फेरस स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पर पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो कि 4 पायरोल रिंग की बनी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ग्लोबिन जो होता है किसके बने होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये जो मैं ये देखिए, ये जो येलो से मार्क कर रहा हूँ, 2 यहाँ पर क्या होती है, अल्फा चेन होती है। और जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, बीटा चेन होती है। 2 यहाँ पर क्या होती है, बीटा चेन होती है। तो ये देखिए, ये 2 यहाँ पर क्या होती है, 2 यहाँ पर बीटा चेन होती है और 2 यहाँ पर क्या होती है, अल्फा चेन होती है। और बीच में आप देखिए, बीच में आपको देखिए, आपको यहाँ पर हिम ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये बीच में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हिम ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। हमने क्या बोला, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में आपको 2 कंपोनेंट दिखाई देते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, हिम ग्रुप, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लोबिन। अगर हम ग्लोबिन की बात करते हैं तो ग्लोबिन जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है। अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगी, 2 तो अल्फा चेन और 2 क्या हो जाएगी, बीटा चेन हो जाएगी, अगर हम एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। वही अगर हम फीटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है, लेकिन यहाँ पर बीटा चेन की जगह क्या होता है, गामा चेन होता है। और इस गामा चेन के कारण ही क्या होता है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी जो होती है किसके टुवर्ड्स, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हिम ग्रुप। हिम क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है ना। आयरन जो होता है वो Fe+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरस स्टेट के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और यहाँ पर पिगमेंट जो होती है वो कौन सी प्रेजेंट होती है, पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है। कौन सी, पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जो कि 4 पायरोल रिंग की बनी हुई होती है। और जो पायरोल रिंग होता है इसमें नाइट्रोजन जो होता है किसका होता है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का होता है। और ये एक पायरोल रिंग दूसरे पायरोल रिंग से किससे जुड़ी होती है, CH3 ग्रुप से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है इसका फॉर्मेशन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। पहली स्टेप में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें क्या होता है, हीम ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, हीम ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो हीम ग्रुप होता है वो किससे जुड़ता है, ग्लोबिन से जुड़ता है। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर इस तरह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम देखेंगे कि हीम ग्रुप का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक सुंदर सा डायग्राम दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। चलिए देखो, तो देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक सुंदर सा डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। सुंदर सा डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि ये बतला रहा है कि किस तरह से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है, मतलब कैसे हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। देखिए, अब ध्यान से मैं आपको जैसा बता रहा हूँ उस स्टेप को आप यहाँ पर फॉलो करते जाइए, है ना। अब देखो, एक चीज़ आपको और बतला दूँ कि जो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये टॉपिक आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले आया, है ना। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको सारी स्टेप्स याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद हो तब भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको याद ही करना है, क्योंकि अगर मान लो 5 नंबर में आता है, अगर आप सिंथेसिस नहीं लिख 5 नंबर में अगर मान लो आया, है ना, अगर आप सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं लिखते तो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बतला देता हूँ कि किस तरह से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है। अगर आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद हो तब भी वेल एंड गुड, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, हालांकि सिंपल ही है इसका जो सिंथेसिस है, इसकी स्टेप जो सिंपल है, अगर आप एक बार पढ़ोगे ना आपको याद हो ही जाएगी, अगर हो जाए तो कर लेना, ठीक। चलिए, तो देखिए,
मैंने आपको क्या बताया कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो होता है वो कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। सबसे पहली स्टेप में क्या होता है, सबसे पहली स्टेप में क्या होता है, हिम ग्रुप का फॉर्मेशन होता है ना। क्या होता है, हिम ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर जैसे ही हिम ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर कहाँ पर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में फिर किससे जुड़ता है, ये ग्लोबिन मॉलिक्यूल से जुड़ता है और इस तरह से यहाँ पर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें हीम ग्रुप और ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, अगर हम एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें तो। ठीक है, चलिए तो देखिए अब कैसे हिम ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने आप स्टेप वाइज दर्शा रखा है डायग्राम में। तो अब हम देखिए पहली स्टेप में क्या होता है, पहली स्टेप में क्या होता है, 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, किसके प्रोसेस में, ALS सिंथेस के प्रोसेस में। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, डेल्टा अमीनो लिवुलिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो डेल्टा अमीनो लिवुलिनिक एसिड जो होता है, ये डेल्टा अमीनो लिवुलिनिक एसिड जो होता है कहाँ पर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है। कहाँ पर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है। ठीक है, आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब ये जो डेल्टा अमीनो लिवुलिनिक एसिड जो था वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर कहाँ पर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब देखो अब साइटोप्लाज्म में जैसे आता है तो फिर ये क्या करता है, इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, डेल्टा अमीनो लिवुलिनिक एसिड के, वो क्या करते हैं, ALA डिहाइड्रेटेस एंजाइम के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, ये पार्फोबिलिनोजन का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, ये पार्फोबिलिनोजन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये जो पार्फोबिलिनोजन होता है वो क्या होता है, सिंथेस एंजाइम के प्रोसेस में, सिंथेस एंजाइम के प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये यूरोपार्फोबिलिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो यूरोपार्फोबिलिनोजन फर्स्ट जो होता है कोसिंथेस एंजाइम के प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये यूरोपार्फोबिलिनोजन थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो यूरोपार्फोबिलिनोजन थर्ड जो होता है डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कोप्रोफायरिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कोप्रोफायरिनोजन थर्ड जो होता है, जो कि कहाँ पर बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है, वो फिर कहाँ पर आता है, वो फिर कहाँ पर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। कहाँ पर इंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अभी तक क्या देखा हमने कि 2 सक्सिनल कोएंजाइम A और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, डेल्टा अमीनो लिवुलिनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो डेल्टा अमीनो लिवुलिनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर कहाँ पर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है तो इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, ये पार्फोफिलिनोजन का फॉर्मेशन करते हैं। पार्फोफिलिनोजन होता है वो सिंथेस एंजाइम के प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरोपार्फोफिलिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यूरोपार्फोफिलिनोजन फर्स्ट जो होता है कोसिंथेस के प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट होता है, यूरोपार्फोफिलिनोजन थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फिर यूरोपार्फोफिलिनोजन थर्ड होता है डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये किसमें कन्वर्ट होता है, कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड होता है वो साइटोप्लाज्म से वापस किसमें एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा, ये जो कोप्रोफायरिनोजन थर्ड जो होता है ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 होता है ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोटोपोरफायरिन 9 तो जो होता है इससे क्या जुड़ता है, आयरन, जो कि क्या होता है Fe+2 स्टेट में होता है, ये जुड़ता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर हीम ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो हीम ग्रुप जो होता है वो कहाँ पर आता है, बाहर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। किससे जुड़ता है, ग्लोबिन से जुड़ता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से हीमोग्लोबिन में 4 हीम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है इसका ग्लोबिन, जिसमें क्या हो जाएगी, 2 तो अल्फा चेन और 2 क्या होती है, बीटा चेन प्रेजेंट होती है अगर हम एडल्ट की बात करें। वही अगर हम फिटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो 2 अल्फा चेन और 2 यहाँ पर क्या होती है, गामा चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। आई बात समझ में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वेल एंड गुड,
नहीं आया हो तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। हालांकि सारी स्टेप जो वो सिंपल है, एक बार आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर रिकॉल कर दूं तो देखो, हमने क्या देखा, 2 सक्सेनल कोएंजाइम एक 2 मोलिकुलर ग्लाइसिन से जुड़ता है और अल्फा अमीनो लिवोलेनिक एसिड बनाता है। अल्फा लिवोलेनिक एसिड जो होता है फिर कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, ये साइटोप्लाज्म में आता है। और फिर 2 मोलिकुलर अल्फा अमीनो लिवोलेनिक एसिड जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पार्फोफिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। पार्फोफिलिनोजन होता है यूरोपार्फोफिलिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, यूरोपार्फोफिलिनोजन जो होता है यूरोपार्फोफिलिनोजन थर्ड में कन्वर्ट होता है। यूरोपार्फोफिलिनोजन थर्ड जो होता है वो कोप्रो किसमें कन्वर्ट होता है, कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड में कन्वर्ट होता है। फिर कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड जो होता है वो साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में एंटर करता है, तो ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट होता है। प्रोटोपोरफायरिन 9 पर क्या होता है, आयरन ग्रुप आके जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आयरन, मतलब जो कि क्या होता है Fe+2 स्टेट में होता है वो जुड़ता है और किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हीम ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये जो हीम ग्रुप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर कहाँ पर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 4 ग्लोबिन जो कि किसका बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। तो ये हीम ग्रुप जो होता है ग्लोबिन से क्या होता है, जुड़ता है और इस तरह से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, देखिए, तो फिटस की अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। वही अगर हम बर्थ की बात करें तो 23 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है। एंड ऑफ 3 मंथ की बात करते हैं तो 10 to 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एट 1 ईयर की बात करें तो 12 to 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। वही अगर हम प्यूबर्टी की बात करते हैं तो प्यूबर्टी पे कितना हो जाता है, 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, ठीक है। सेक्स की बात करते हो, सेक्स के अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल, मतलब सेक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन जो होता है क्या करता है, वेरी करता है। जैसे कि बात करते हैं मेल में कितना होता है, 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। वही अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो फीमेल में कितना होता है, 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 तरह का होता है। जैसे कि बात करते हैं, एक तो हो जाएगा एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसमें ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है किसकी बनी होती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन की बनी हुई होती है। वही अगर हम बात करें किसके, फिटल हीमोग्लोबिन की, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, 2 अल्फा और 2 गामा चेन की बनी हुई होती है। और मैंने आपको बताया था कि फिटल हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी क्या होती है, ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एडल्ट हीमोग्लोबिन। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हीमोग्लोबिन। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा चेन, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब हम बात करेंगे क्या, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। देखिए अब देखो, अब क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को देखते हो, है ना, अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को देखते हो, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन को देखते हो तो हमने स्ट्रक्चर देखा है, इसमें क्या होता है, हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है और क्या होता है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबिन में हमने क्या देखा था, ग्लोबिन जो होता है किसका बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। किसका बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। और ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं इसमें क्या होता है, 2 तो अल्फा चेन होती है और 2 क्या होती है यहाँ पर, बीटा चेन होती है, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को देखते हो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को अगर आप देखते हो तो क्या होता है, इसकी जो बीटा चेन होती है, है ना, इसकी जो बीटा चेन होती है, तो बीटा चेन के 6th पोजीशन पर, बीटा चेन के 6th पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला, अगर आप क्या करते हो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को देखते हो तो उसकी जो बीटा चेन होती है उसके 6th पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मान लो इसमें कोई क्या हो जाए, जीन म्यूटेशन हो जाए, इसमें क्या हो जाए, कोई
जीन म्यूटेशन हो जाए, जिस कारण क्या होता है जीन म्यूटेशन के कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ग्लूटामिक एसिड जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ये वेलिन के द्वारा हो जाता है, वेलिन के द्वारा हो जाता है। जिस कारण क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है, सिकल शेप की आरबीसी हो जाती है। और इस तरह के एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, HbS हीमोग्लोबिन बोलते हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्लूटामिक एसिड है, इसकी जगह पर कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है, लाइसिन अमीनो एसिड आ जाता है। कौन सा, लाइसिन अमीनो एसिड आ जाता है। जिस कारण क्या होता है इस तरह के हीमोग्लोबिन को हम क्या बोल देते हैं, हीमोग्लोबिन सी या हीमोग्लोबिन ई बोल देते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो बीटा चेन होती है, कभी कभी क्या होता है कि अल्फा या बीटा चेन क्या हो जाएगा, अल्फा या बीटा चेन जो होती है या तो क्या होती है रिड्यूस्ड होती है, या दोनों में से एक चेन क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है यहाँ पर क्या होता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन H बोल देते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन आपको दिखाई देती है, कौन सी, थैलेसीमिया की। ठीक है, चलिए कभी कभी क्या होता है देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन है जिसके हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Fe+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या रिड्यूस्ड स्टेट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड स्टेट बोलते हैं, रिड्यूस्ड स्टेट। और ये जो रिड्यूस्ड स्टेट जो होता है वो कौन मेंटेन करता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस एंजाइम। मैंने इससे पहले इस एंजाइम का नाम शायद गलत बोल दिया था। ठीक है, मैंने कुछ कार्बोक्सी ऐसा करके बोला था, तो उसको करेक्ट कर देना। वो कौन सा एंजाइम है, कार्बोक्सी B5 रिडक्टेस एंजाइम। ठीक है, तो देखो, तो मैंने क्या बोला कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है, रिड्यूस्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है। और ये जो रिड्यूस्ड स्टेट मतलब Fe+2 स्टेट जो होता है किसके द्वारा मेंटेन होता है, इस एंजाइम के द्वारा। कौन सा, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस एंजाइम के द्वारा। अब कभी कभी क्या होता है, इस एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण, इस एंजाइम के क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाने के कारण क्या हो जाता है, ये जो Fe+2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर आपको एक कंडीशन दिखाई देती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसीज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं। जिसमें आपको एक डिसीज, जिसमें अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे में क्या होता है, डिसीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। और इस तरह के हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एम बोलते हैं, है ना। और चिल्ड्रन में अगर मान लो हीमोग्लोबिन एम होता है तो यहाँ पर एक डिसीज प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, चूंकि यहाँ पर Fe+2 जो है, जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम जो कि कौन सा है, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस एंजाइम है। ये एंजाइम क्या होता है, आरबीसी की रिड्यूस स्टेट को मेंटेन करके रखता है। अगर मान लो इस एंजाइम की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो यहाँ पर Fe+2 जो होता है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो Fe+3 जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, जिस कारण क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। अब चूंकि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, जिस कारण क्या होता है कि जो स्किन होती है वो क्या होती है, ब्लूइश होने लगती है। और इस तरह की जो डिसीज होता है किसमें, बेबी में, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एम बोलते हैं, है ना। यहाँ पर इस डिसीज को या इस कंडीशन को हम मिथमोग्लोबिनीमिया भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सारी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का आइडिया लग गया होगा। तो चलिए हम उस टेबल की तरफ वापस चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हीमोग्लोबिन S। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन पैथी कौन सी होती है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, नॉर्मल अल्फा चेन एंड एबनॉर्मल बीटा चेन इन ग्लोबिन
सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड वेलिन फॉर ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो देखो, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर मान लो क्या हो जाए वेलिन एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाए तो यहाँ पर क्या होता है, और कौन से पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर। तो यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का शेप क्या होता है, सिकल सेल हो जाता है, जिसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल अल्फा चेन या नॉर्मल बीटा चेन जो होती है किसमें, ग्लोबिन मॉलिक्यूल में, वो उसमें क्या होता है ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो लाइसिन के द्वारा क्या होता है सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर क्या, कौन सा डिसीज होता है, हीमोग्लोबिन सी डिसीज, है ना। और इसको एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन सी बोलते हैं। वही अगर हम देखें तो कभी कभी क्या होता है नॉर्मल अल्फा चेन या नॉर्मल बीटा चेन में जो कि कहाँ पर होती है, जो कि किसकी होती है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की होती है, उसमें क्या होता है ग्लूटामिक एसिड जो होता है 6th पोजीशन पर वो क्या कर जाता है, सब्स्टिट्यूट कर जाता है किसके द्वारा, लाइसिन के द्वारा, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है हीमोग्लोबिन ई डिसीज या हीमोग्लोबिन ई एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है। वही अगर हम देखें तो कभी कभी क्या होता है अल्फा चेन या बीटा चेन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है ना। अगर आप मान लो अल्फा चेन रिड्यूस हो गई तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, अगर मान लो बीटा चेन रिड्यूस हो गई इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हीमोग्लोबिन एच डिसीज बोलते हैं इसको, एक तरह की कॉमन डिसीज होती है जिसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे हम, हीमोग्लोबिन एच। अब देखो कभी कभी क्या होता है हीमोग्लोबिन इज इन द फॉर्म ऑफ मिथमोग्लोबिन, क्यों, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम जिसमें क्या होते हैं साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस। और ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसके रिड्यूस स्टेट को मेंटेन करके रखता है ना। लेकिन ये एंजाइम एब्सेंट हो जाने के कारण Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर कंडीशन आपको दिखाई देती है किसकी, मिथमोग्लोबिनीमिया की। और यहाँ पर अगर चिल्ड्रन की बात करते हैं तो चिल्ड्रन की स्किन जो होती है कैसे होती है, ब्लू हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। और इस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एम बोलते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन एम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एम डिसीज ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए, तो क्या होता है अब ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर क्यों चेंज होता है, ड्यू टू जीन म्यूटेशन के कारण। अगर मान लो अगर एक बार फिर रिकॉल करा दूं मैं, देखो अगर मान लो वेलिन है, सॉरी ग्लूटामिक एसिड है, अल्फा या बीटा जो चेन होते हैं उसका 6th पोजीशन ग्लूटामिक एसिड जो होता है अगर वेलिन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। अगर मान लो ग्लूटामिक एसिड लाइसिन के द्वारा क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए किसमें, अल्फा चेन या बीटा चेन में, तो यहाँ पर कौन सी डिसीज होगी, हीमोग्लोबिन सी या हीमोग्लोबिन ई। अगर मान लो अल्फा चेन या बीटा चेन दोनों क्या रिड्यूस्ड है या क्या है, एब्सेंट है, तो यहाँ पर क्या, दोनों में से एक क्या रिड्यूस है या एब्सेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, थैलेसीमिया होगा, है ना। और मिथमोग्लोबिन एम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस, जो कि क्या करता है हीमोग्लोबिन को रिड्यूस्ड स्टेट में बनाए रखता है। अब इसके एब्सेंट हो जाने का क्या होता है कि Fe+2 जो होता है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है Fe+3 जो होता है क्या होता है, स्टेबल होता है, जिस कारण क्या होता है ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने के कारण जो बेबी होते हैं उसकी जो स्किन जो होती है ब्लूइश दिखाई देती है। इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोल देते हैं या मिथमोग्लोबिनीमिया भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। देखो अब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो किससे कंबाइन करता है, अगर मान लो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर CO2 से कंबाइन करता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है किससे कंबाइन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करता है और क्या बनाता है, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कभी कभी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है तो क्या होता है, Fe+2 स्टेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 मतलब फेरिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर एक कंडीशन होती है मिथमोग्लोबिनीमिया। और ये किस कारण होता है, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस। ठीक, उसके बाद सल्फो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ऐसे क्या करता है, कंबाइन कर जाता है और क्या बनाता है, सल्फो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कैटाबोलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये किससे बना होता है, हीम ग्रुप से बना होता है। किससे बना होता है, हीम ग्रुप। और यहाँ पर क्या होते हैं,
ग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, ठीक है। 2 तो कौन सी हो जाएगी, अल्फा चेन, और 2 कौन सी हो जाएगी, बीटा चेन। तो हम क्या देख रहे हैं, फेट ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर मान लो हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है तो इसके सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हम ग्लोबिन की बात करते हैं तो ग्लोबिन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस किस में यूज़ हो जाता है, या प्रोटीन बनाने में यूज़ हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें किसकी, हीम की बात करें तो हीम जो होता है क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, मतलब Fe+2, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, पोरफायरिन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आयरन जो होता है वो तो क्या होता है, वापस रीयूटिलाइज्ड हो जाता है, वापस क्या होता है, रीयूटिलाइज्ड हो जाता है ना। लेकिन अगर हम पोरफायरिन की बात करते हैं तो पोरफायरिन जो होता है सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है, और बिलीवर्डिन जो होता है फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है ना, जो कि क्या होती है, बाइल की पिगमेंट होती है, जो कि क्या होती है, बाइल की पिगमेंट होती है। तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन का फेट होता है, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं कैटाबॉलिज्म हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन जो होता है वापस क्या होता है, रीयूटिलाइज हो जाता है, और क्या बनाता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस आयरन कंटेनिंग कंपाउंड बनाता है। और ग्लोबिन जो होता है डिकम्पोज होता है किसमें, अमीनो एसिड में, वापस यूटिलाइज हो जाता है के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और पोरफायरिन रिंग जो होती है वो टूटती है, स्प्लिट होती है, और कन्वर्ट होता है किसमें, बिलीवर्डिन में। फिर बिलीवर्डिन जो होता है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बिलीरुबिन में, जो कि क्या होता है, जिस प्रोसेस कहाँ पर होती है, रेटिकुलो एंडोथेलियस सेल्स में होती है, किसके, लीवर की, स्प्लीन की, या बोन मैरो की, ठीक है। चलिए उसके बाद हम फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ता है किस, और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और क्या करता है, ऑक्सीजन को कहाँ से, एल्वियोलाई मतलब लंग से टिश्यू तक ले जाता है। दूसरा आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो किससे जुड़ता है, CO2 से जुड़ता है, और क्या बनाता है ये, क्या बनाता है, कार्ब ऑक्सी किसके क्या बनाता है, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। कार्ब ऑक्सी नहीं आएगा, यहाँ पे कार्ब अमीनो आना चाहिए। क्या बनाते हैं, कार्ब अमीनो, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और क्या करता है, CO2 को कहाँ से, टिश्यू से लंग्स तक ले जाता है। उसके बाद इट कंस्टिट्यूट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बफर, हाँ ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है ब्लड का, मतलब एक एज अ बफर है ना। वेरियस पिगमेंट ऑफ बाइल, स्टूल और यूरिन जो होती है वो बनती है, जैसे कि हमने देखा था हीमोग्लोबिन जो होता है उसके पोरफायरिन रिंग स्प्लिट करती है, बिलीवर्डिन बनाता है, बिलीवर्डिन से बिलीवर्डिन, मतलब वेरियस पिगमेंट जो होती है किसके, बाइल की, लीवर की, वो कहाँ पर किसके द्वारा बनती है, हीमोग्लोबिन के डिग्रेड हो जाने के कारण बनती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ हीमोग्लोबिन के फंक्शन होते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को कैरी करता है, दूसरा क्या हो जाएगा, CO2 को कैरी करता है, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये वेरियस पिगमेंट बनाता है किसके, बाइल की या स्टूल की या यूरिन की, ठीक है। और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, मतलब एक तरह से बफर की तरह क्या करता है, ये एक्ट करता है, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी दी गई है रोलेक्स फॉर्मेशन। देखो क्या होता है, अगर आप क्या करते हो, ब्लड को क्या करते हो, ब्लड वेसल से बाहर निकालते हो, ब्लड को अगर आप क्या करते हो, ब्लड वेसल से बाहर निकालते हो, तो ड्यू टू रेस्टिंग कंडीशन या ड्यू टू स्लो मूविंग कंडीशन कारण क्या होता है कि आरबीसी जो होती है क्या होती है, कॉइन की तरह एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, चढ़ जाती है। इस तरह से आपने देखा होगा ना, सिक्के को आप जमाते हो तो इस प्रकार से आरबीसी भी जो होती है क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्या होती है, चढ़ जाती है। देखिए आप यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए आप ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो ये है ना, इस तरह से क्या चढ़ जाती है, क्यों, ड्यू टू रेस्टिंग एंड स्लो मूविंग। और इसको हम क्या बोलते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी की रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्ड सेल्स, जिसमें आरबीसी भी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी भी आ जाएगा, प्लेटलेट्स भी हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। या ऐसा बोल दो कि परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड, इसको हम क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो इसमें क्या आ जाएगा, सारी ब्लड कार्पोसल्स, इसमें आरबीसी भी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी भी आ जाएगा, और प्लेटलेट्स भी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, आरबीसी के नंबर को ही गिनते हो, अगर आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के नंबर को ही गिनते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रिट वॉल्यूम बोलते हैं। तो क्या जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम
या ओनली नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड, इसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रिट वॉल्यूम। और जो हेमेटोक्रिट वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम के लगभग बराबर होता है। क्यों होता है, क्यों होता है, इसी की हमको पता है क्योंकि क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसी जो होती है ब्लड में वो कितनी परसेंट होती है, 99% होती है। और डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते हैं या प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, 1% होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आरबीसी के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या नेग्लिजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, हेमेटोक्रिट वॉल्यूम के। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात करते हैं तो देखो आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स टू टिश्यू, जैसे कि आप सभी को पता है। CO2 को कैरी करता है कहाँ से, टिश्यू से लंग्स में। ठीक है, आप सभी को पता है। उसके बाद अगर हम फेट ऑफ आरबीसी की बात करते हैं तो देखो आरबीसी जो क्या होती है, डिग्रेड होती है कहाँ पर, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जिसको हम क्या होते हैं ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम, है ना। और ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, लिटोरल सेल्स आ जाएगी अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, कुब्बर सेल हो जाएगी अगर हम लिवर कैपिलरीज की बात करें, रेटिकुलम सेल्स हो जाएगी अगर हम स्प्लीन की बात करते हैं, लिम्फ नोड्स अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, ऑस्टियोक्लास्ट अगर हम बोन्स की बात करते हैं, माइक्रोग्लिया अगर हम ब्रेन की बात करें, और पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेज अगर हम बात करते हैं किसकी, PAM, है ना, जिसको हम PM बोलते हैं। और क्या जाएगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये सब क्या होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का क्या होता है, फेट होता है, आरबीसी का क्या होता है, फेट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्प्लीन की, तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान बोलते हैं इसको। आरबीसी का क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो स्प्लीन जो होती है इसकी कैपिलरीज क्या होती है, बहुत ही मतलब क्या होती है, थिन होती है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। इसकी कैपिलरीज जो होती है वो बहुत ही क्या बोल सकते हैं अपन इसको, आप यहाँ पर देखिए, हाँ इसका जो डायमीटर होता है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि स्प्लीन जो होता है इसकी कैपिलरीज जो होती है उसके डायमीटर जो होता है तो बहुत स्मॉल होता है ना। तो अगर मान लो आरबीसी क्या है, फ्रेश आरबीसी है, तो आसानी से क्या हो जाएगी, स्क्वीज होकर, चूंकि इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आसानी से क्या हो जाएगी, इस कैपिलरीज को पास कर जाएगी। लेकिन क्या होता है, आफ्टर 120 डेज के बाद क्या होता है कि आरबीसी जो होती है फ्रेगाइल हो जाती है, जिस कारण क्या होता है कि जो आरबीसी होती है क्या होती है, स्प्लीन के कैपिलरीज को क्रॉस नहीं कर पाती है, और वहीं पर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, वहीं पर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। और जब जैसे वो ट्रैप होती है तो इसका फिर क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इस तरह से इसीलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, द फ्रेश आरबीसी कैन स्क्वीज इनटू स्प्लेनिक कैपिलरीज, बट जब आरबीसी क्या होती है 120 डेज के बाद बिकम फ्रेगाइल एंड हैंस दे कांट स्क्वीज इनटू स्प्लेनिक कैपिलरीज एंड ब्रेक डाउन। तो स्प्लेनिक कैपिलरीज को वो पास नहीं हो पाती है, और यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, द डिस्ट्रॉयड आरबीसी आर फ्रेगमेंटेड एंड हेमोग्लोबिन रिलीज्ड फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड पार्ट, और hemoglobin is phagocytosed by Kupffer cells in liver and also by spleen and bone marrow। तो इस तरह से क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है कहाँ पर, स्प्लीन में। और स्प्लीन को इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोल देते हैं, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में, आज का लेक्चर मैंने थोड़ा बड़ा रखा क्योंकि मेरे को पूरा आरबीसी और हीमोग्लोबिन दो टॉपिक कवर करना था, है ना। और अब क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे लेक्चर की फ्रिक्वेंसी को भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, कोर्स टाइम पर हो पाएगा, है ना। चलिए तो अब देखिए, इस तरह से हमने क्या देख लिया, आज के इस लेक्चर में हमने दोनों चीज देख ली, आरबीसी भी देख लिया और हीमोग्लोबिन को देख लिया, है ना। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डब्ल्यूबीसी को देख लेंगे और प्लेटलेट को एक साथ देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हीमोपोइसिस को देख लेंगे, जिसमें डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये तीनों चीज को हम कवर कर देंगे। उसके बाद आपका एक टॉपिक और बचेगा, दो टॉपिक और बचेंगे, एक तो जॉन्डिस बचेगा और एनीमिया बचेगा, और ब्लड कोगुलेशन, एक क्या बचेगा, ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, और फिर एक ब्लड ग्रुप बचेगा। अरे टॉपिक तो बहुत बड़ा है ना, कल नहीं खत्म होगा, है ना, 2 दिन और लगेंगे इसको। ब्लड ग्रुप बाकी है अभी, इसमें कोगुलेशन बाकी, इसमें जॉन्डिस बाकी, इसमें एनीमिया बाकी, इसमें डब्ल्यूबीसी बाकी, इसमें प्लेटलेट्स बाकी, इसमें तो इसमें काफ़ी चीज़ें भी बाकी है ना। तो हम टेंशन मत लो, आराम से, लेकिन देखो मज़ा आ जाएगा। आज के लेक्चर में बताना मेरे को मज़ा आया नहीं आया, मज़ा आया होगा। आरबीसी हमने बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया, है ना। चलिए ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।